अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 8 जनवरी है, सोमवार का रोज़ है, एक नए हफ्ते का आगाज़ हुआ है। आज का जो सबसे बड़ा सवाल मैं देख रहा था, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इक्वल प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड्स को लेकर प्रोसीडिंग्स थी, जिसके बेंच की सरबराही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं और उनके साथ जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मसरत हलाली थी और पीटीआई की लीगल टीम भी पेश हुई और इलेक्शन कमीशन की टीम भी मौजूद थी। उसके बाद एक पाकिस्तान में हम अभी आते हैं कि बात करते हैं कि कार्रवाई में क्या हुआ। इस चीज़ को लेकर मैं समझता हूँ बहस जो काफ़ी दिनों से पीटीआई के हलकों में चल रही है, पीटीआई के सपोर्टर्स पे चल रही है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, क्या वो लीगल टीम जो है वो कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंट नहीं है। इस चीज़ को लेकर एक बहस ज़रूर चल रही है और आज भी बहुत सारे लोगों ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। तो मैं सोचा कि आज का जो वीलॉग है हम इसी टॉपिक के ऊपर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते हैं। ये बेशक वो पार्टी के लोग नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को बेहतर मावनत मिले, उनको लीगल वो तमाम सहूलतें मिलें। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं। तो इसके ऊपर जो सबसे पहला सवाल है वो यही है, आई थिंक स्ट्रेट जो कहना चाहिए, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की इस वक्त जो लीगल टीम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जो पॉलिटिकल केसेस हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर जो केसेस हैं, उनको उठा के देख लिया जाए, या जो इनके अपने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसके अंदर, ओवरऑल अगर आप ये सवाल करेंगे तो सबसे बुनियादी सवाल ये है और इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है। तो मेरी नज़र में देखिए, ये पहली बात ये है कि मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा कि बहुत कॉम्पिटेंट है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो टीम है वो या वो कॉम्पिटेंट नहीं है या उनकी कमिटमेंट में कोई कमी है। मैं समझता हूँ ये एक ज़्यादती होगी इन नामसाइद हालात के अंदर इस लीगल टीम को, जो भी इस वक्त लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी हमें उनको दाद देनी चाहिए कि जिस किस्म के हालात हैं, जहाँ पे इस वक्त कोई शख्स वहाँ खड़ा नहीं हो सकता इस निज़ाम के सामने और उसको इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद ये कुछ लोग हैं जो वॉलंटरली इस वक्त अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए और जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो लाजमी देना चाहिए। ये हमारी बात का जो है वो नुक्ता आगाज़ है। मैं नहीं समझता कि इनमें से किसी भी शख्स की, चाहे वो इस वक्त मुख्तलिफ ट्रायल्स में इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में केसेस ले जा रहे हैं, उसमें उनकी डेडिकेशन में, उनकी कॉम्पिटेंस में किसी चीज़ की कमी है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं समझता हूँ, जो लोगों के सवालात भी हैं और खदशात भी हैं, वो इस वक्त करने बड़े ज़रूरी हैं। और इन बातों को हरगिज़ जो लीगल टीम है उसको या जो इस वक्त क़यादत ऑन ग्राउंड फ्रंट लाइन पे मौजूद है, वो इस चीज़ को ऐसे ना लहे कि उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म है। ये बेसिकली एक, इसको आप वेकअप कॉल कह लीजिए, और जिसे हालत जंग में जो ट्रूप्स मैदान में लड़ रहे होते हैं, शायद वो एट टाइम्स, क्योंकि वो खुद जिसे कहते हैं ना गुत्थम गुत्था लड़ाई में शामिल होते हैं, तो चीज़ों को एक ओवरऑल सिचुएशन को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से बाहर से बैठा हुआ कोई शख्स या मुख्तलिफ लोग देख सकते हैं। तो उसमें होता यह है कि चीज़ों को ज़रूर रीअलाइन करना चाहिए और दोबारा देखे जाना चाहिए। तो उसमें कुछ गुजारिशात हैं जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी हैं। आज की प्रोसीडिंग्स को अगर ले लें तो आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस इशू के ऊपर थी, वो इलेक्शन को लेकर सबसे अहम इशू है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्वल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब का सारा जो आर्टिकल इकोनॉमिस्ट के अंदर है, जिसने गदर मचाया हुआ है पाकिस्तान में हुकूमती हलकों में खासकर, वो भी इसी बात के ऊपर है। तो आज समझ लीजिए कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस था। अच्छा, दूसरी जो चीज़ इसमें बड़ी अहम थी कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो काजी फ़ायज़ ईसा हैं वो एक इंतहाई बाइस जज हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान। तो हमें ये भी एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था कि जो हमारा जो जज है, जो मुनसिफ है, वो बदतरीन मुखालिफ भी है।
लेकिन इसके बावजूद आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बेंच उसने बनाया है, उसके सामने केस लगा है, वही इस केस को सुन रहा है और वो इस बात पे बजिद है कि केस उसने सुनना है। तो ऐसी सूरत में आपको फिर तमाम खाने जो हैं उनको टिक मार करना होता है कि आप अपनी तैयारी में किसी किस्म की कोई कमी ना रखें। जो आज बात काजी फायद साहब के पास आज कोई बात नहीं थी करने वाली। आज उन्होंने प्रोसीडिंग्स के अंदर भी वो कहीं उनको मौका मिलता था तो वो कह देते थे कि खोसा साहब आप तो फिर सियासी तकरीर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या वो इंसान की तहकीर शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें, ये टैक्टिक्स, ये वो करते रहते हैं। और उसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली ने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस भी पूछे। काजी साहब तो नहीं देखते, जस्टिस मुसर्रत हलाली तो टीवी देखती हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से, डीजी लॉ जो थे शायद उनसे पूछा भी कि आपको क्या नज़र नहीं आता, हम लोग टीवी पे देख सकते हैं कि कागजात छीने जा रहे हैं, औरतों ख़वातीन से कागजात छीने जा रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जो जिनके साथ पेशावर हाई कोर्ट में सारी ज्यादती हुई, वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। उस वक्त उस्मान डार की जो वालदा हैं रिहाना डार साहिबा, वो उनके साथ क्या हो रहा है, उसके बाद उमर डार की बेटी है, वो इस वक्त मैदान में निकली हुई है, उसके बाप को अगवा कर लिया गया है, कागजात इस फैमिली को जमा नहीं कराने दिए जा रहे वगैरह वगैरह। ये बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। सनम जावेद के कागजात रिजेक्ट करवा दिए गए। ये सब चीज़ें इसी की तरफ मुसर्रत हलाली साहिबा ने जिक्र किया, तो वो कोई उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन एक चीज़ जिसकी कमी मैं समझता हूँ पीटीआई की टीम की तरफ से रह गई, वो थी कि, और ये वो चीज़ है जिसका मैं पिछले 1 महीने से डंडोरा पीट रहा हूँ, अपने वीलॉग्स के अंदर बार बार बात की है। जो लोग तसलसल के साथ मेरा वीलॉग देखते हैं वो इस बात के गवाह होंगे। बल्कि मैंने जो पीटीआई की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी ये बात की थी, क्योंकि मुझसे ये सवाल किया गया था कि क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा जी देखिए, बात ये है कि आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि आपका देखिए इस वक्त एक हलके में 5 से 10 लोग हैं जो पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अभी तक पीटीआई की तरफ से ये नहीं कहा गया कि फ़लाँ हलके में फ़लाँ हमारा जो है वो टिकट होल्डर है। तमाम लोगों को कहा गया कागजात जमा कराएं, जब कागजात एक्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर पीटीआई अपने लोगों का ऐलान करेगी। लेकिन जो भी 5 या 10 लोग हर हलके में से पीटीआई की तरफ से कागजात जमा करा रहे थे, उन सब के साथ ज्यादती की गई, उन सब से कागजात छीने गए, उनके प्रपोजर सेकेंडर्स को अगवा किया गया, हर तरह का तशद्दुद उनके ऊपर किया गया, सब कुछ है। अब ये चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट करनी थी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हर जो ज्यादती है उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है, उसके सबूत इकट्ठे करने हैं, और फिर वो डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं रखना आपने। एक तो सोशल मीडिया पे तशहीर है, जो मैं समझता हूँ पीटीआई का इसमें कोई दूसरा वो नहीं है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम सबसे तगड़ी है, वॉलंटियर्स के ऊपर मबनी है, तो वो सोशल मीडिया के लिए तो बना दी गई। लेकिन यही वाली जो तमाम चीज़ें थी, इनको अप्रोप्रिएट फोरम्स के सामने हर उम्मीदवार ने फाइल करना था। अब हर उम्मीदवार ने अप्रोप्रिएट फोरम क्या है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अप्रोप्रिएट फोरम है, उसको आपने उसके सामने फाइल करना है। आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने डॉक्यूमेंट किया है, जो वायलेशंस हैं, उनको फाइल करना है दरखास्तों की सूरत में। अब पीटीआई का एक सेंट्रलाइज्ड अगर वो हो जो लीगल टीम को देख रहा हो, तो वो उनको अब ये तमाम चीज़ें इकट्ठी करनी हैं। क्योंकि अगर आपने इस वक्त देखिए पीटीआई के हज़ारों के तादाद में लोगों ने फाइलिंग की है, और हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। अब वो हज़ारों की तादाद में जब आप फाइलिंग करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने और ट्रिब्यूनल के सामने, तो वो तमाम जो पेपर वर्क है वो आपने अपने पीटीआई के सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को भी दे दिया। अब वहाँ पे जो सेंट्रलाइज बैठा हुआ है पीटीआई के सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसने वो चीज़ इकट्ठी करके आगे उसने वो देनी है आपके इलेक्शन में, जो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आपने एक पेपर बुक बनानी है, आप उसके अंदर 200 पिटिशन्स फाइल की गई, 2000 पिटिशन्स फाइल की गई, उनको आप जनाब सारों को प्रिंट करेंगे, उनका एक इंडेक्स तैयार होगा, उस इंडेक्स के साथ आप लगा देंगे, ताकि काजी साहब जब ये फरमाइश करें कि जी कहाँ है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो हमें महज ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सीडी साथ लाया हूँ या मेरे पास डीवीडी मौजूद है। हम सब जानते हैं दैट इज़ नॉट इनफ। यू नीड टू शो कि ये इंसिडेंट एक नहीं है। ठीक है, टीवी पे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एज अ लॉयर कोर्ट के अंदर आपने ये वाला खाना भी टिक करना है। इस सवाल के अंदर बिल्कुल बदनीयती है, कोई इसमें शक नहीं है। जो बुग़्ज़ है उसमें भी कोई शक नहीं है, अनाद के अंदर भी कोई शक नहीं है।
लेकिन कम अज़ कम हमारी तैयारी में ये कमी नहीं होनी चाहिए कि जब हमसे ये सवाल किया जाता है तो हमारे जज साहब के सामने 10 पेपर बुक्स पड़ी होनी चाहिए जिसके अंदर लिखा हो कि जनाब सफ़ा नंबर 1 से ले के 9076 तक ये जनाब पटिशन्स लगी हुई हैं जो तमाम उम्मीदवारों ने जिनसे कागजात छीने गए या जो भी किया गया सबूतों के साथ वो लगाई गई हैं, और वो जो फोरम्स हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ये है वो वाली तैयारी जो मैं समझता हूँ, क्योंकि आलम जंग में हैं, हालत जंग में हैं, उसमें ये तैयारी इतनी आसान नहीं होती, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। और इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो जो इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन हैं गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर, ही इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर और वो कॉर्पोरेट लॉयर भी हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं। अगर वो एक सेंट्रलाइज्ड सिर्फ एक टीम खड़ी कर दें जो पीटीआई के हेडक्वार्टर में बैठी हो इस्लामाबाद के अंदर, जो बेसिकली दो उसके अंदर टीम के ना दो लोग होने बड़े ज़रूरी हैं कि एक शख्स जिसकी टोटल जिम्मेदारी हो कि इस वक्त जितने सियासी मुकदमात चल रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स के अंदर हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं, उन तमाम केसेस का वो एक सेक्रेटेरिएट है जिसने ये थिंकिंग करनी है, ये सोचना है कि किस केस में क्या फ़ाइल होना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से नहीं होने चाहिए। इसी तरह से इमरान खान साहब की जो क्रिमिनल ट्रायल्स मुख्तलिफ चल रहे हैं उसके अंदर भी ये बड़ी ज़रूरी है इस तरह की एक टीम एक शख्स का होना या किसी एक लोगों का होना जो बैठ के ये सुबह शाम उनका काम ही ये होना चाहिए, इसके सिवा किसी काम में उनकी दिलचस्पी ना हो, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ना हो, ना ये कैंपेन करनी हो, कि उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इमरान खान साहब के कितने केसेस कौन कौन सी अदालत में चल रहे हैं, कौन सी गवाही किस नंबर पे हो रही है, किस में कौन सी पिटीशन फाइल करनी है, किस में कौन सी अपील फाइल करनी है, किसने जरा करनी है गवाह के ऊपर, उस जरा की तैयारी किसने करानी है, मेन वकील को। देखें जो मेन वकील होता है उसको भी किसी ने तैयारी करवानी होती है, उसको फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर बहुत सारा बैकग्राउंड जो अपने क्लाइंट से चाहिए होता है वो मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसकी स्ट्रैटेजी बनाना और प्लानिंग करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर होता ये है जिस तरह देखिए कि जब क्योंकि कंपनी तो ये काम कर रही है, कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल है वो एग्जैक्टली यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने हर चीज़ के लिए अपना एक पूरा वो यूनिट लगाया होता है उसके ऊपर। तो इधर आपको इनको काउंटर करने के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। आपको भी अपने लोग बिठाने पड़ेंगे जो उसको काउंटर करेंगे, क्योंकि देखिए जिस वक्त इमरान खान साहब की बेल हो गई साइफर केस में, तो चूंकि पहले वो 2 बेल्स थी, जो नैब के 2 केसेस हैं 190 मिलियन और तोशाखाना केस वाला, उसमें चूंकि बेल्स नहीं हुई थी वक्ती तौर पे, क्योंकि देखिए जब आपको पता है कि केस होना है या केस हो रहा है ये तो सबको पता था, तो आपने वो बेल्स पहले ही अप्लाई कर लेनी थी। और आप अगर वो बेल्स इन टाइम होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता कंपनी बहादुर के लिए खान साहब को झगड़ के रखना, क्योंकि जितना वो झगड़ेंगे, जब जितनी आप बेल ज़्यादा करवा लेंगे तो वो उनका जो झगड़ना है वो भी एक्सपोज होगा और वो भी आपको एक पॉलिटिकल एज देता है इस चीज़ के ऊपर। तो ये बेसिकली मेन गुजारिश तो ये थी कि ये सूरत हाल है जिसके अंदर जो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो वकला हैं, जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला हैं, जो टीम इस वक्त लड़ रही है, खोसा साहब से लेकर हामिद खान, सलमान अकरम राजा, पंजोता बरदरान वगैरह वगैरह सारे, और फिर उनके जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, अबू ज़र सलमान न्याजी है, बेशुमार इस वक्त वकला हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि वो प्रो बोनो कर रहे हैं, मुफ्त कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, और ये तमाम इंतहाई अच्छे वकला हैं, कॉम्पिटेंट वकला हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटजी है ये मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके ऊपर थोड़ा सा इसको स्ट्रेटजाइज करें, क्योंकि आपका एक मैं छोटी सी मिसाल इस बात को ख़त्म करते हुए देता हूँ। कुछ लोगों को मिसाल अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। जब काजी फैज़ ईसा का रेफरेंस फाइल हो गया और वो फिर चैलेंज हो गया, फिर वो एक सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल पॉलिटिक्स थी उसकी नज़र भी हुआ, तो उस पॉलिटिक्स की नज़र में पूरे पाकिस्तान के वकला बार्स हमारे तो हो गए ख़िलाफ़, और वो तमाम जनाब निकल पड़े इन्हीं काजी साहब की जिनको आज तमाम वकील बहुत कुछ सलवातें भी सुना रहे हैं, उस वक़्त इनके साथ खड़े हो गए जाके। लेकिन जो केस हुकूमत की जानिब से फ़ाइल किया गया था वो फैक्ट्स और एविडेंस बेस्ड केस था। 9 माह तकरीबन वो केस चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
कोई वकील हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे कागजात पूरे थे, हमारी तैयारी पूरी थी, तो इस चीज़ के बावजूद कि वो बेंच चाहता था कि किसी तरीके से कोई ना कोई सज़ा दी जाए रेफरेंस फाइल करने वालों को, उसमें सबसे बड़ा जो निशाना था वो मैं भी था, फ़रूख नसीम साहब भी थे, इमरान खान भी थे, अलवी साहब भी थे। ये निशाने पे थे कि इन सब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई करनी है। इनकी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई कि इन्होंने ये रेफरेंस फाइल कर दिया गया। हत्ता कि हमने तो कार्रवाई भी नहीं करनी थी, कार्रवाई भी जजेस ने करनी थी, लेकिन उनका जो है ना वो सेंसिटिव जो सेंसर लगा हुआ है उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा था। तो खैर 9 महीने कोशिश के बावजूद वो हर तरह का हमला, मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो प्रोसीडिंग्स के दौरान, और जिन लोगों ने अटेंड की है वो इसकी गवाही दे सकते हैं कि 2-3 जज साहिबान तो ऐसे थे कि वो तो उछल उछल के आते थे बार बार कि जनाब फलानी चीज़ बताएं, फलाना चीज़ बताएं, फलाना एविडेंस बताएं, फलाना। एंड और चूंकि हमारी तैयारी थी और हर चीज़ फैक्चुअली और एविडेंस वाइज वो करेक्ट थी, तो वो 9 माह में इन तमाम चीज़ों के बावजूद, ठीक है कि वो अपनी पॉलिटिक्स की नज़र होने की वजह से और जो कंपनी बहादुर है उनका जो गठजोड़ हो गया था उस वक्त काजी साहब से, उसकी वजह से वो रेफरेंस कामयाब नहीं हुआ और उसके ऊपर उसको एडजुडिकेट भी नहीं किया। भाई सानू की तुसी अगर नहीं अपना एहतसाब करना तो ना करो, लेकिन एटलीस्ट उनकी वो जो काविश थी और कोशिश थी कि जी इनके ऊपर कुछ कर सकें, वो लीगली नहीं बना सके। तो इसी तरह से उसी मिसाल को सामने रखते हुए कि आपने जब जाना है और आपको पता है, या तो ना जज आपका वैसे बड़ा प्रो हो तो आप कहते हैं चलो भी अदा काम जज कर लेगा तो अदा मैं कर लूँगा, इस तरह नहीं है। जज आपका इंतहाई मुखालिफ है, तो आपने अपनी तैयारी को जाना है और आपका ये अच्छी बात है कि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अगर आप उस जज को बांध देंगे बुरी तरीके से कि वो हिल ना सके, जो जो पॉसिबल वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है उसका आपके पास जवाब पहले से मौजूद है, तो बड़ा कम रूम रह जाता है जज साहब के पास। तो खैर ये एक अर्ज़ करनी थी। तो उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में टीम जो है वो मज़ीद बेहतर लड़ेगी, आगे भी बड़ा अच्छा लड़ रही है और इसमें से अच्छे रिजल्ट आएंगे। आखिर में चलते चलते एक छोटा सा सियासी तज्जिया ये कह लें या तबसरा कह लें, तज्जिया तो नहीं है। खबर आई है जी, वो फ़ोटोज़ भी आपने वीडियोज़ भी देख ली होंगे कि हमारे ओनहार वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब मुस्लिम लीग नून ज़िया-उल हक में शामिल हो गए। मेरे तो आज खबर थी कि मुस्लिम लीग नून कोई ज़िया-उल हक भी है एक वर्जन, वो खैर इजाज़ुल हक साहब की सरबराही में है। तो वो भाई जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग ज़िया-उल हक में शामिल हो गए और उसकी जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। और इनके शामिल होने के बाद ये ऐलान किया गया है इजाज़ुल हक साहब की जानिब से कि पंजाब का अगला वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग ज़िया-उल हक से होगा। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि वो उस्मान बुज़दार होंगे या कोई और होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ज़िया-उल हक लीग से होगा। तो अल्लाह खैर करे, पंजाब पे फिर सख्त वक्त आने वाला है। लेकिन ये सारी किस्सा सुन के और देख के मुझे बस वो एक ही बात याद आई कि हीर जो थी ना वो खेड़े ले गए थे और रांझा बेचारा जो है वो बस वैसे ही हीर की वो करता रहा, असल में तो वो खेड़े ले गए। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि खेड़े जो हैं वो, हीर जो है वो खेड़ों की है, रांझों को फिलहाल हीर नहीं मिल रही। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद तजज़िये के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।